हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम जियो पढ़ रहे थे, 10th क्लास का टॉपिक शुरू किया था हमने। आज हम पिछला हमने जो सोइल्स वाला चैप्टर था हमने वो कंप्लीट किया था। आज हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर हम किस तरीके से प्राचीन तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं एंशिएंट टाइम्स, और आज क्या क्या टाइप्स है, किस तरीके का पैटर्न है जो हमारे इंडिया में यूज किया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर, हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर। इनके भारत के मोस्टली जो लगभग 70% के आसपास जो जनसंख्या है, लगभग 67 to 70% भारत की जो पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। यानी कि भारत की जो जनसंख्या लगभग 2/3 पॉपुलेशन आज भी किससे, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। आज भी हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो प्राथमिक क्षेत्र आता है, प्राइमरी एक्टिविटी आता है। विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, और जिससे कि हम बहुत सारा जो फूड जो पैदा करते हैं, जो एग्रीकल्चर से हम यानी फसलों से हम किस में कंज्यूम करते हैं, फूड के अंदर हम एग्रीकल्चर को कंज्यूम कर लेते हैं। बिसाइड फूड ग्रेन्स इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, के फूड ग्रेन्स के अलावा ये बहुत सारे रॉ मटेरियल भी पैदा होते हैं जो कि अलग अलग वेरियस इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज किया जाता है। कैन यू नेम सम इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, क्या आप कुछ ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बता सकते हो जहां पर रॉ मटेरियल यूज किया जा सकता है। मोरेवर Moreover, some agriculture product like tea, coffee, spices, etc. are also exported। यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर जैसे टी है, कॉफी है, स्पाइसेस है, ये क्या है, एक्सपोर्ट किए जाते हैं जो रॉ मटेरियल के अलावा। उसके बाद है हमारा जो मेन है हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स यानी कि हम शुरू से जो खेती करते आए हैं एंशिएंट टाइम से, उसमें और आज का जो टाइप्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, कि हम वहां से कैसे हमने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर और आज हम इसको किस वे में कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या क्या है हमारा, देखिए। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ये क्या है, हमारी सबसे प्राचीन आर्थिक जो एक्टिविटी मानी जाती है हमारे देश की। ओवर दीज इयर्स कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द, यानी कि हम वर्षों से जो ये काम करते आए हैं इस मेथड के अंदर आज चेंज आ गया, कुछ बदलाव आया है। और वो किसके कारण आया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो उसके कारण, जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है उनके कारण, सोशियो कल्चर जो हमारा सामाजिक जो संस्कृति जो परिवर्तन आया उनके कारण, कि आज जो एग्रीकल्चर की जो टाइप्स है, जो फार्मिंग के टाइप है, उनमें आज बदलाव आया है। फार्मिंग वेरियस फ्रॉम सब्सटेंस टू कॉमर्शियल, यानी सब्सटेंस से लेकर आज किस में चेंज हो गई है, कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर ये चेंज हो गई है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, आज भारत के अलग अलग क्षेत्रों में द फ्लोइंग फार्मिंग सिस्टम आर फैक्टराइज, अलग अलग जो खेती बाड़ी का जो मेथड है, जो टाइप्स है, वो यूज किया जाता है। देखिए हम क्या क्या यूज किया जाता है, इनके बारे में भी रीड करेंगे। सबसे पहले है हमारा प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। प्रिमिटिव यानी प्राचीन, प्राचीन निर्वाह खेती बोला जाता है इसको, निर्वाह खेती, प्राचीन प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग, सबसे जो प्राचीन तरीका है हमारा एग्रीकल्चर का। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया। इस तरह का जो मेथड था भारत के कुछ ही क्षेत्रों में अपनाया गया था। फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया मतलब कुछ स्थानों पर ही इस तरह का मेथड यूज किया गया था। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड। इसका मतलब क्या था, ये भूमि के एक छोटे से टुकड़े को साफ करके विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, जो हमारे प्राचीन जो टूल होते थे खेती के लिए, जैसे हो या डाव यानी कि हल वगैरह होता था जो कि हाथों से या बैलों के द्वारा यूज किया जाता था,
उससे क्या कहता था, एंड डिगिंग स्टिक, और जो कोई स्टिक वगैरह होती थी उससे मतलब गहराई से खोद के इस तरह से खेती की जाती थी। एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, और इसमें परिवार के लोग ही लेबर वर्क करते थे, यानी कि इसमें हम बाहर से जो एग्रीकल्चर के अंदर जो हमें लेबर चाहिए, इस तरह की एग्रीकल्चर के अंदर बाहरी लेबर की जरूरत नहीं पड़ती थी, परिवार के सदस्य ही वहां पे कम्युनिटी लेबर के रूप में काम करते थे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून, इस तरह की जो खेती बाड़ी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। नेचुरल फर्टिलिटी, प्राकृतिक रूप से जितना उत्पादन होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड द सोइल एंड सब स्टेबिलिटी ऑफ द अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू क्रॉप्स ग्रोन, और जो मिट्टी के साथ साथ जो हमारे इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है उनके ऊपर भी फसलों की पैदावार डिपेंड करती है कि किस तरीके की खेती ये जो परमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग थी इसके अंदर पैदा होती थी। इट इज, इसका दूसरा नाम क्या था, इट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश, स्लैश मतलब, स्लैश का मतलब राग, एंड बर्न मतलब आग, कि इसको क्या कहा जाता था, स्लैश एंड बर्न। इसका दूसरा नाम क्या है, झूम एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, झूमिंग, कि एक जमीन के बहुत बड़े एक क्षेत्र के अंदर आग लगा के वहां पे जो पेड़ पौधों को साफ किया जाता है, उसके बाद उसकी स्लैश बच जाती थी, वहां पे क्या इस तरह की एग्रीकल्चर को किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न, या फिर झूम एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, इसमें किसान क्या करता है, जमीन के एक टुकड़े को साफ करता है। एंड प्रोड्यूस क्रिल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स, इसमें जो क्रिल्स वगैरह इनके जो हमारी बेल वाली जो फसलें होती है वो, या फूड क्रॉप्स जो हमें भोजन देने वाली फसलें हैं वो, परिवार के लोगों के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग इस तरह की फसलें उगाते थे किसान। When the soil fertility decrease, जैसे यानी कि जैसे ये खेती करते थे 2 से 3 साल तक यहाँ पे खेती होती थी, अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, when the soil fertility decrease, जैसे ही जमीन का जो उपजाऊपन डिक्रीज मतलब घटना शुरू हो जाता था, फसलों की पैदावार कम होनी शुरू हो जाती थी, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड, तो किसान क्या कर देता था, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर जाता था, और वहां पर जमीन को उसी तरीके से वो फ्रेश करता था, साफ करता था, और वहां पर फिर वो कल्टीवेशन करता था, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको कहा जाता है। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, परमिटिव, इसका नाम क्या है, स्लैश एंड बर्न, इसका नाम क्या है, झूमिंग, इसका नाम क्या है, शिफ्टिंग। इस तरीके से खेती की जाती थी। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता था, जो फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, जमीन का यानी कि उपजाऊपन देखा जाता था, उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती थी कि हम दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, क्या जमीन का फर्टिलिटी रेट वहां पे अच्छा है, कैसा है, उसके ऊपर। थ्रू नेचुरल प्रोसेस, ये सभी एक नेचुरल प्रोसेस होता था, प्राकृतिक प्रक्रिया होती थी, ये प्राकृतिक रूप से ये प्रोसेस होती थी। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर, यहाँ पर इस तरह की खेती में क्या होता था, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज यानी कि यहाँ पे इस तरह की फसलों की पैदावार बहुत कम होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि इसमें किसी तरह का फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता था, और अदर मॉडर्न इनपुट, और जो आज जिस तरीके से हम एग्रीकल्चर के अंदर जो केमिकल, पेस्टिसाइड, जो अलग अलग चीजें डालते हैं वो यूज नहीं किया जाता था, इसलिए यहाँ पे इस तरह की जो प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन था, बहुत कम होता था। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, इसको देश के अलग अलग भागों में या अलग अलग देशों में या अपने ही देश के अंदर इस तरह की जो ये फार्मिंग थी इसको अलग अलग नाम से जाना गया है। आइए हम उनके बारे में देखते हैं कि उनको किस किस नाम से जाना जाता था। कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग, क्या आप इस तरह की कुछ फार्मिंग के बारे में जानते हो? देखिए, इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां पर इसको झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पामलू, मणिपुर के अंदर इसको क्या बोला जाता है, पामलू बोला जाता है। दीपा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पर इसको दीपा बोला जाता है। अंडमान और निकोबार आइसलैंड में भी इसको क्या बोला जाता है, दीपा के नाम से बोला जाता है।
अपने नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो हमारे 7 सिस्टर और 1 ब्रदर्स जो हमारे स्टेट है यानी कि सिक्किम ब्रदर्स के नाम से, और जो 7 सिस्टर जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यानी कि असम में मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है, मणिपुर में इसको पामलू के नाम से जाना जाता है, दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर कहा जाता है, और अंडमान निकोबार में भी इसको किस नाम से जाना जाता है, दीपा के नाम से जाना जाता है। और क्या क्या नाम है इसका देखिए, झूमिंग, इसको झूमिंग के साथ साथ हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इज नोन एज मिल्पा, यानी कि मैक्सिको के अंदर इसको क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है, सेंट्रल अमेरिका में कोनुको कहा जाता है, वेनेजुएला में इसको रोका का नाम दिया जाता है, ब्राजील में मैसोले का नाम दिया जाता है, और सेंट्रल अफ्रीका में लद्दाख के नाम से इस तरह की एग्रीकल्चर को जाना जाता है। इंडोनेशिया में इसको रे, और वियतनाम में भी इसको क्या कहा जाता है, रे का नाम दिया जाता है। देखिए दोबारा देखिए एक बार, झूमिंग जिसको हम स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग का नाम देते हैं, अलग अलग देशों में क्या है इसका नाम, मिल्पा, मैक्सिको के अंदर मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में कोनुको, वेनेजुएला में रोका, ब्राजील में मैसोले, सेंट्रल अफ्रीका में लद्दाख, इंडोनेशिया और वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये नाम ऐसे पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में कि इसमें इस देश के अंदर क्या कहा जाता है, इंडिया के इस स्टेट में इस एग्रीकल्चर को क्या नाम दिया जाता है। आगे देखिए, इन इंडिया दिस परमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार, यानी कि इस तरह की जो खेती है भारत में इसको बेवार या धैया मध्य प्रदेश के अंदर कहा जाता है, पोडू या पेंडा ये आंध्र प्रदेश के अंदर इसका नाम है, पामादाबी या फिर कोमान, ब्रिंगा ये कहां पे, ओडिशा के अंदर कहा जाता है, कुबारी वेस्टर्न घाट के अंदर, वायलरे वाल्टेयर या इन साउथ वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, खिल हिमालय बेल्ट के अंदर, कुरावा झारखंड के अंदर, या झूमिंग के इसको नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये सब नाम दिया गया है। ये अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग कंट्री के अंदर इस तरह की एग्रीकल्चर को नाम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये ऊपर वाला है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या बोला जाता है, या जो अदर कंट्री है उनमें क्या नाम दिया गया, या झूमिंग का ही नाम स्लैश एंड बर्न है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर कहते हैं, इसी को ही हम प्रिमिटिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर का नाम देते हैं। कुछ और है इसका देखिए, रिंजा लिव्ड विद, ये एक लड़की के बारे में बताया गया, उसके परिवार के साथ रहती है, हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं हम। दूसरा टाइप है हमारा इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग यानी कि गहन निर्वाह खेती, गहन निर्वाह, वो था हमारा प्राचीन निर्वाह खेती, गहन निर्वाह खेती। दूसरा टाइप है हमारा एग्रीकल्चर का, इसके बारे में देखिए, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑफ लैंड, ये इस तरह की जो खेती है कहाँ पे होती है, जहां पर जनसंख्या ज्यादा मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में जनसंख्या हो। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इस तरह की खेती में ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट, इसमें बायोकेमिकल की मात्रा ज्यादा डाली जाती है इस तरह की एग्रीकल्चर के अंदर, और इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा चाहिए, सिंचाई सुविधा चाहिए, एंड यूज ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन, और इस तरह की खेती से हमें क्या चाहिए, ज्यादा मात्रा में उत्पादन चाहिए, हाई प्रोडक्शन चाहिए इस तरह की एग्रीकल्चर के अंदर। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट, क्या आप बता सकते हो कि इस तरीके के स्टेट, जैसे अपना हरियाणा है, पंजाब है, ये क्या है, इंटेंसिव वाले हैं कि यहाँ पे ज्यादा गहन निर्वाह खेती की जाती है। आगे देखिए इसमें, दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग ऑफ द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव generation has rendered land holding size uneconomical, the farmer continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood। ये कह रहे हैं कि आज जो जमीन का बंटवारा किया गया है, आज जो खेती करने का तरीका है, आज क्या जो जीवन यापन करने का तरीका है, आज हम किसके ऊपर मोस्टली इसी तरह की खेती के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। हमने जमीन को डिवीजन कर दिया है कि अपने अलग अलग यानी कि जमीन के अलग अलग जो पार्ट है उसमें हमने अलग अलग तरीके से अब खेती करना शुरू कर दिया है। ये हमारा
इकोनॉमिकल पैटर्न बने कि हमें ज्यादा मात्रा में अब क्या चाहिए, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना है, उसके लिए भी हम इस तरह की खेती के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। ये था हमारा कौन सा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी कि इसमें पैदावार के बारे में ज्यादा, बायोकेमिकल के बारे में ज्यादा, फर्टिलाइजर के बारे में ज्यादा, और कहां पर ज्यादा, जहां पर पॉपुलेशन होगी वहां पर इसके लिए लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इस तरीके के एग्रीकल्चर को हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव परमिटिव फार्मिंग कहेंगे। अब है हमारा थर्ड है कॉमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्य खेती। थर्ड टाइप है हमारा वाणिज्य खेती, कॉमर्शियल वाणिज्य खेती। थर्ड टाइप है जो हमारा, ये देखिए बैम्बू प्लांटेशन है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग का एक पार्ट है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट। देखिए इस तरह की खेती के अंदर भी क्या किया जाता है, हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट। मॉडर्न इनपुट जैसे बायोकेमिकल के बारे में है, या फिर इसके अंदर सबसे मेन क्या है, हाई यील्ड वैरायटी, HYV सीड, यानी कि ये बीजों की बात कर रहा है कि ऐसे बीज बोए जाते हैं जमीन के अंदर कि जो हमें ज्यादा पैदावार दे, HYV सीड। जैसे इसमें और केमिकल का यूज किया जाता है ज्यादा मात्रा में, फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का और पेस्टिसाइड इसके अंदर। इस तरह की जो ये हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग है, इन सब चीजों का ज्यादा यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, ताकि उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो। द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेराइज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन है, जो वाणिज्य है, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर बढ़ता रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने बताया, राइस इज कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज अ सब्सटेंसिव क्रॉप। कि हरियाणा और पंजाब में क्या है, जो हमारी चावल की खेती है, राइस है, जो पैडी क्रॉप्स है, वो क्या है, एक कॉमर्शियल क्रॉप है। लेकिन ओडिशा के अंदर यही क्या है, एक सब्सटेंसिव क्रॉप है, यानी कि एक निर्वाह खेती के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में इसको कॉमर्शियल क्रॉप्स या कॉमर्शियल फार्मिंग के रूप में इसको जाना जाता है। अब देखिए हमारा ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या है, किस तरीके से हम फसलों को क्रॉप्स के अंदर मतलब अपनाते हैं, क्या कौन से सीजन्स में कौन सी फसल उगाई जाती है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है हमारा। यू हैव स्टडी इन द फिजिकल डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिटी ऑफ कल्चरल इन इंडिया, यानी कि हम भारत की अलग अलग विविधता के बारे में, या जो भारत का अलग अलग कल्चर है उसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। These are also reflected in agriculture practice। इसका असर कहां पर भी पड़ा है, भारत के जो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी, उसके अंदर भी इसका असर देखा गया है। एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री, और भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न है, फसलों को जो बोने का जो टाइम है, उसके ऊपर भी इस चीज का प्रभाव देखा गया है। वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एक्सेट्रा, यानी कि जो अलग अलग जो वेजिटेबल्स है, फाइबर क्रॉप्स है, फूड्स है, स्पाइस, सबके अंदर अलग अलग जो क्रॉपिंग पैटर्न है। कंस्टिट्यूट सम ऑफ इंपोर्टेंट क्रॉप ग्रोवन इन द कंट्री, जो भारत में जो महत्वपूर्ण जो फसलें उगाई गई है उनके बारे में कह रहा है। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन पैटर्न, यानी कि भारत में लगभग कितने तरीके का, 3 तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न अपनाया गया है। सबसे पहला है रबी क्रॉप्स, दूसरा है खरीफ क्रॉप्स और तीसरा है जायद क्रॉप। ये 3 तरीके का पैटर्न इंडिया के अंदर यूज किया जाता है। देखिए रबी क्रॉप्स क्या है, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर, यानी कि जो रबी की फसलें हैं वो कब बोई जाती है, विंटर, यानी कि जब सर्दी की शुरुआत होती है, खासकर कब, अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर टू दिसंबर। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और इनको कब काट लिया जाता है, जब गर्मी की शुरुआत होती है, यानी कि जब सूर्य चमकता है ज्यादा, अप्रैल से जून के अंदर इस तरह की फसलों को काटा जाता है। ये रबी क्रॉप्स का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इनको कब बोया जाता है और कब इनको हार्वेस्ट किया जाता है। कब, सोन का टाइम कब है इनका, यानी कि बोने का समय है विंटर की शुरुआत में, अक्टूबर से दिसंबर, और हार्वेस्ट का समय है इसका समर के अंदर, अप्रैल टू जून। सम ऑफ इंपोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, यानी सबसे महत्वपूर्ण रबी की फसलें कौन सी है,
व्हीट है, बरेली है, पीस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड, ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स है हमारी। तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इस तरह की फसलें भारत के बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर बोई जाती हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। ये सारे के सारे जो स्टेट है हमारे, जैसे नॉर्थ के हैं और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये क्या है, इन रबी का जो प्रोडक्शन करने वाले रबी क्रॉप्स का हाईएस्ट प्रोडक्शन का स्टेट माने जाते हैं। खासकर कौन सी, व्हीट का, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट माने जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation during winter months due to the western temperature cyclone help in the success of these crops। इनके एक तो बारिश का, उसके साथ साथ विंटर का, ठंड की जो ऋतु होती है उसका, या फिर जो वेस्टर्न का जो टेम्परेचर है, या फिर जो साइक्लोन है, इस फसल के यानी कि सक्सेस के अंदर, इस फसल को बोने से लेकर काटने तक के अंदर इन सब की बड़ी हेल्प होती है इस फसल को, मतलब जैसे गेहूं की फसल है उसके लिए सबसे मेन मानी जाती है। However, the success of the green revolution, और इसका एक सबसे बड़ा सक्सेस का रीजन क्या माना गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, हरित क्रांति। इनकी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको बोला जाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति कब शुरुआत हुई इसके अंदर, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, 1960 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, 1960 to 70। इसका जो फाउंडर माना जाता है हरित क्रांति का, MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ये इसका फाउंडर माना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन ये दो फेज में लाई गई थी, दो फेज के अंदर इसको शुरुआत किया गया था, फेज 1 एंड फेज 2। दो फेज के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। फेज 1 में क्या था, फेज 1 में था कि जहां पर इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, इरिगेशन सिस्टम गुड क्वालिटी का है, वहां पर सबसे पहला जो फेज यूज किया गया था, लाइक यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे, जो पंजाब में इसके साथ साथ जैसे हरियाणा भी आ गया, वहां पर सबसे ज्यादा ये यूज किया गया था। इसका मतलब क्या था, पहला कि HYV सीड यूज किया जाए, HYV सीड यूज हो वहां पे, और उसके साथ साथ केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब चीजें डाली जाए और प्रोडक्शन को हाई लेवल तक लेकर जाया जाए। जैसे हम व्हीट की बात करें, व्हीट के जो हाई यील्ड वैरायटी जो सीड थे, सबसे पहले हमने कहां से मंगवाए, उसके जो सीड थे HYV हमने मैक्सिको से मंगवाए थे, और वो भारत के अंदर यूज किए गए थे ताकि उसका जो प्रोडक्शन है हाई लेवल का हो, हाई लेवल का उत्पादन हो। आज जो हम इतना ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा है, वो सभी किसके कारण है, HYV सीड के कारण है, फर्टिलाइजर के कारण है, केमिकल्स के कारण है, इंसेक्टिसाइड के कारण है। ये फर्स्ट फेज यूज किया गया था इन स्टेट के अंदर। ये क्यों यूज किया गया, आपको पता है सभी को कि 1960 से लेकर 70 का जो डिकेड था बहुत ही खतरनाक माना गया। इस समय सबसे ज्यादा फेमाइंस आए या फिर जो वार हुए भारत के अदर कंट्री के साथ, फेमाइंस मतलब सूखा पड़ा, अकाल पड़ा इस समय। इसी समय हमारे देश का प्रधानमंत्री था एक लाल बहादुर शास्त्री, बहुत बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे। उन्होंने क्या कहा था इसको लेकर कि अगर भारत के लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, अगर 1 टाइम खाना खाना बंद कर दे तो भारत में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। ये बात उन्होंने कही थी, और उन्होंने एक स्लोगन दिया था इसी चीज को लेकर। देखो अपने यहाँ पे एक तो फेमाइंस आया हुआ था, एक युद्ध चल रहे थे, यानी कि युद्ध के अंदर जो देश के जवान वो लड़ रहे थे, और वहां पर किसान फसलों की पैदावार से लड़ रहे थे। तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान, इसी चीज को लेकर।
और फिर ये इस चीज की शुरुआत हुई, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। दूसरा फेज इसका कहाँ पे यूज किया गया, सेकंड फेज यूज किया गया जहां पर जो ड्राउट एरिया है, जो सूखा क्षेत्र है वहां पर, जैसे राजस्थान में, यानी कि वहां पर भी एग्रीकल्चर किया जाए, वहां पर भी खेती बाड़ी की जाए कि सूखे क्षेत्र में भी लोग इस चीज से जुड़ सके। और इसके लिए क्या किया गया, जैसे वहां पर नहरें निकाली गई, जैसे राजस्थान में कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, या फिर वहां पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज किया गया है कि ड्रिप के द्वारा जो सिंचाई की जाए, या फिर जो रेन वाटर वाला है उसको, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए या उसको स्टोर किया जाए, उस तरीके से खेती की जाए। इस तरीके से जो दो फेज में जो ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज किया गया, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये सब हम पढ़ रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण इतना जो भारत के अंदर ये जो पैटर्न यूज किया गया, ये सब रबी क्रॉप्स का हमने पढ़ा अभी तक। अब सेकंड है हमारा दूसरा जो क्रॉपिंग पैटर्न टाइप है, दूसरा है हमारा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ के बारे में, खरीफ की फसलें आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून, यानी इस तरह की फसलें कब बोई जाती हैं, जब अलग अलग क्षेत्र में मानसून स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जब बारिश की शुरुआत हो जाती है उस समय पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्र में, एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। और ये कब काट ली जाती है, सितंबर से अक्टूबर के अंदर इस तरह की फसलें काट ली जाती है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन, कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें जो इस सीजन में बोई जाती है, जैसे पैडी है, मैजी, ज्वार, बाजरा, तुर या अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट्स एंड सोयाबीन। ये इस तरह की फसलें हैं जो कि खरीफ क्रॉप्स मानी जाती हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइस, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी मानी गई है, राइस की है। ग्रोइंग रीजन आर, ये कहां कहां पर बोई जाती है, ज्यादातर असम के अंदर, वेस्ट बंगाल में, कोस्टल रीजन के अंदर जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पार्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट, कोंकण मतलब गोवा वाला क्षेत्र, कोंकण कोस्ट की बात कर रहा है, अलोंग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यहाँ पर ये फसल ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है। रिसेंटली पैडी हैज आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप, जो पैडी है यानी कि जो हमारी चावल की जो खेती है सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। अब इसको जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, पंजाब और हरियाणा में क्या है, ये एक कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में यूज की जाती है। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, 3 crops of paddy are grown in a year, यानी कि असम के अंदर, वेस्ट बंगाल में और ओडिशा में एक साल में पैडी को 3 बार उगाया जाता है एक ही साल के अंदर। दीज आर ओस, अमन, यानी कि इसको अलग अलग नाम दिया है तीनों को ही। पहली बार जब उगाया जाता है इसको ओस के नाम से जाना जाता है, दूसरी बार इसको अमन के नाम से, और तीसरा इसको बोरो का नाम दिया गया। कौन से स्टेट में, असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और ओडिशा के अंदर जो पैडी क्रॉप्स है एक साल में 3 बार उगाई जाती है। ये था हमारा खरीफ क्रॉप्स। अब देखिए हमने एक पढ़ लिया रबी के बारे में, एक पढ़ लिया खरीफ के बारे में। अब हमारा तीसरा पार्ट कौन सा बच गया, जायद। तीसरा पार्ट कौन सा है, जायद, जायद की फसलें, जायद क्रॉप्स। इन बिटवीन, तो ये कब उगाई जाएंगी, इन बिटवीन रबी एंड द खरीफ सीजन, यानी कि जब रबी और खरीफ का बीच का जो खाली जो टाइम बचा उस दौरान, देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग, यानी कि एक बहुत थोड़ा सा समय चाहिए इस तरह की फसलों के लिए। और ये कब बोई जाती है, ड्यूरिंग द समर मंथ, गर्मी के महीनों में, मंथ्स नोन एज द जायद सीजन, यानी कि ये अप्रैल से लेकर और जून तक ये फसलें बोई जाती है। इन्हीं को ही बोला जाता है जायद क्रॉप्स, और इनके लिए बहुत थोड़ा सा टाइम चाहिए। मंथ्स नोन एज जायद सीजन, सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद, यानी कौन कौन सी फसलें हैं जो इस समय उगाई जा सकती है, जैसे ये ज्यादातर पानी वाली फसलें होती है जो कि हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करती है, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स एंड फूड क्रॉप्स। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। देखिए शुगर केन के बारे में कह रहा है, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसके उत्पादन के लिए हमें कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए। तो हम इसको ना तो
खरीफ की क्रॉप्स में, ना इसको हम रबी की क्रॉप्स में, इसको हम इसने जैसे इसमें स्पेशली दिया है, इसको जायद के अंदर यानी कि इसको ऐड किया है। गन्ना एक ऐसी फसल है जो जिसके उत्पादन के लिए हमें कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए। देखिए हमारी मेजर क्रॉप्स है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of India, यानी कि हमारी जो भोजन वाली और जो गैर भोजन वाली जो फसलें हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर बोई जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सोइल, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोइल के वेरिएशन पे, क्लाइमेट पे एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिस, और जो कि खेती बाड़ी की जो सिचुएशन है उनके ऊपर डिपेंड करती है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, सबसे मुख्य फसलें कौन सी हमारी, राइस है, वीट है, मिल्स है, पल्सीज, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट। ये क्या है हमारी मेजर क्रॉप्स है जो भारत के अंदर उगाई जाती है। देखिए हम राइस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। राइस नहीं पैडी, इसको हम पैडी भी बोल सकते हैं, पैडी क्रॉप्स के नाम से, या चावल की खेती के नाम से हम बोल सकते हैं इसको। इट इज द स्टेबल फूड क्रॉप्स ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल, यानी कि ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों की एक भोजन वाली फूड क्रॉप्स मानी जाती है, यानी कि बहुत मेजोरिटी ऑफ द पीपल इंडिया के अंदर, भारत में बहुमत में ज्यादातर लोग इस फसल के ऊपर डिपेंड है। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हमारा देश पूरे विश्व में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है चावल के उत्पादन के अंदर, यानी कि चाइना फर्स्ट और सेकंड इंडिया। इट इज अ खरीफ क्रॉप्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ये किस तरह की फसल है, खरीफ क्रॉप्स है, विच रिक्वायर हायर टेम्परेचर, जिसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए हमें इसके अंदर, एनुअल जो रेनफॉल है वो लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, इन द ईयर्स ऑफ लेस रेनफॉल, यानी कि जहां पर जिस साल बारिश कम होती है, इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, वहां पर इरिगेशन सिस्टम के द्वारा, सिंचाई सुविधा के द्वारा इस तरह की फसल को उगाया जाता है। इस तरह की फसल, यानी कि ये क्या पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इंडिया कौन से नंबर पे है, कितना टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है इनके एक पूरा का पूरा टेबल सीरीज है जो कि ये पूछा जाता है, और जो ज्यादातर भारत के लोगों का ये फूड क्रॉप्स माना जाता है। मेजर एरिया है जहां पर ये देखिए ये वाला एरिया है, इस सारे एरिया के अंदर इन स्टेट में कौन सी क्रॉप्स जो हमारी राइस की क्रॉप उगाई जाती है, जैसे ये यहाँ पर क्या आ गया, ये बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, इधर ये हमारा छत्तीसगढ़ आ गया यहाँ पे, इधर ये हमारा आंध्र प्रदेश आ गया यहाँ पे, ये हमारा उड़ीसा का पार्ट आ गया यहाँ पे, ये हमारा असम वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, इनके ये इधर केरला का पार्ट आ गया, ये इधर गोवा कोंकणी एरिया बोला था, ये हमारा इधर हरियाणा और पंजाब भी इसी एरिया में आता है जहां पर ये कॉमर्शियल फार्मिंग यूज की जाती है। तो झारखंड भी इसी के अंदर आ जाता है, उड़ीसा इसी के अंदर आ जाता है, तो हमारा आंध्र प्रदेश इसी में आ जाता है, इधर से ये तेलंगाना भी इसी के अंदर आ जाता है, तो इन सभी के अंदर, और ये इधर हमारा वेस्ट बंगाल आ जाता है यहाँ पर, यानी कि इन सब स्टेट के अंदर कौन सी राइस जो मेन क्रॉप्स मानी जाती है, मेजर एरिया है जो कि भारत के अंदर ये खेती की जाती है। राइस इज ग्रोन राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि जो राइस की जो फसल है प्लेन्स मैदानी भागों के साथ साथ नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि जो पूर्वोत्तर वाला भारत है वहां पर भी, कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र के अंदर भी, डेल्टा रीजन जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर भी इस तरह की खेती की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन, यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया, कैनल नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल्स के द्वारा, और हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, और उन क्षेत्रों में भी ये फसल पैदा करने के लिए सोचा जाता है जहां पर लेस रेनफॉल हो, कम मात्रा में बारिश होती है, सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पार्ट्स ऑफ राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में इस तरह की एग्रीकल्चर के बारे में सोचा जाता है। थैंक यू। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें
थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे।